हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, क्लास 12 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये वाली बुक का हम कवर कर रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर के मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लगभग डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप उनको चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, है ना। और नहीं मिले तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा उसको। तो दूसरी बात, इस चैप्टर में से अभी अगर राजस्थान बोर्ड की हम बात करें तो इसमें से 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग 4-5 लाइन आपको हर टॉपिक की याद करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बाकी की तुलना में कम क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मगर जो भी कवर करेंगे अच्छी तरह से उनको यहीं पर लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही रहेगा, क्वेश्चन को यहाँ पे आपको रिवाइज भी करा दूँ और चीज़ों को समझ में भी आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो, इंडिया के मैप में आपने देखा होगा कहीं पे तो मिनरल पाए जाते हैं ज़्यादा और कहीं पे मिनरल पाए जाते हैं कम। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में आपको पता है प्लेन्स वाला रीजन है, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं। ऊपर से अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ये जो प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, इतना ज़्यादा मतलब आपको ये नहीं कि हर जगह पे सेम मिनरल पाए जाएंगे, बराबर मिनरल पाए जाएंगे। तो पहली बात, पूरी दुनिया में अगर हम नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया की बात करें तो मिनरल्स कैसे हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी बात, क्वालिटी और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब अच्छी क्वालिटी की अगर मिनरल की बात की जाए तो उनकी मात्रा तो है कम, और अगर घटिया क्वालिटी के मिनरल्स की बात की जाए तो उनकी क्वालिटी क्या है, ज़्यादा। तो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। दूसरी बात, तीसरी बात, सारे के सारे मिनरल्स जो हैं एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल का मतलब है एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे और इसको आसानी से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको रिप्लेनिश होने में वक्त लगता है। रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा से भरपाई करना, इसलिए मिनरल्स को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है और जूडिशियसली यूज करने की ज़रूरत है। जूडिशियसली का मतलब होता है तरीके से, समझदारी के साथ, जितना ज़रूरत है उतना यूज करने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दूसरा, राइट अबाउट मेटेलिक मिनरल्स। अब देखो, मिनरल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स ही सभी जो मेटल्स हैं उनका मेन सोर्स है। एग्जांपल के लिए आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स को फिर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस मेटेलिक और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, आयरन का कंटेंट पाया जाता है, उनको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, जैसे आयरन ओर और मैग्नीज। और नॉन फेरस में आप बता देना, लिखना चाहो तो मैंने इतना लिख दिया, वैसे इतना आएगा नहीं। मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पूछा जाए तो इतना यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। और अगर अलग से पूछ लिया जाए जैसे फेरस और नॉन फेरस क्या है, तो फिर भी एक डाल दिया मैंने, दूसरा इसको आप लिख देना है। तो नॉन फेरस में क्या लिखना है, ऐसे मिनरल्स जहाँ पे आयरन नहीं पाई जाए, या दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट नोन एज नॉन फेरस मिनरल्स, ऐसे करके आप उसको लिख देना, उसके एग्जांपल दे देना, गोल्ड, कॉपर, है ना। ओके, राइट अबाउट ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, अब देखो इंडिया में मिनरल बेल्ट हैं कई सारी, है ना, 3 मेनली मिनरल बेल्ट हम देखेंगे। तो जब आप इंडिया का मैप देखो तो आप ऐसे इसको डिवाइड कर लो, है ना। ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, ये इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो ये वाली नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साइड साउथ ईस्ट, ये वाली साइड साउथ वेस्ट और ये वाली साइड हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो पहली बात तो आपको डायरेक्शंस क्लियर याद रखनी है। आपको डायरेक्शंस अगर क्लियर हैं तो ये बेल्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी पहली बेल्ट हम कवर करते हैं, देखते हैं आराम से। तो पहली आपकी नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। तो इंडिया का अगर आप मैप ऐसे करके अगर हल्का सा ड्रॉ करो, ठीक है, लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ का जो एरिया है वो सब किस में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेल्ट कवर करती है छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आपको चारों मिल जाएंगे, झारखंड नंबर 1, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। इस वाली बेल्ट में आपको बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, आयरन एंड कोल। एक तो आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारा कोल और आयरन ओर होने की वजह से, कोल और आयरन ओर होने की वजह से इंडिया में जो ज़्यादातर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं वो इसी वाली बेल्ट में सिचुएटेड हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 4 स्टेट को कवर करती है। छोटा नागपुर जो कि कहाँ पे, झारखंड में। छोटा नागपुर स्टेट नहीं है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है झारखंड में, उड़ीसा प्लेट्यू है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्से छत्तीसगढ़। ये 4 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ये बेल्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर पाया जाता है, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ठीक है।
अब चूंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड है। साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन के बारे में बताओ। साउथ वेस्ट, तो देखो ये तो हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से में आपके सदर्न स्टेट्स आ जाएंगे, स्पेशली कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु और केरल का अपलैंड, अपलैंड मतलब ऊपर वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा। कौन सी वाली बेल्ट में? साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। तो ध्यान रखना हम इस वाले एरिया की बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट ये यहाँ पे पाए जाते हैं, साथ के साथ में हाई ग्रेड आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लाइमस्टोन, ये हो गए मिनरल्स। प्लस तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के नेवेली नाम की जगह पर लिग्नाइट कोल पाया जाता है। लिग्नाइट कोल ये पूछा जा सकता है, लिग्नाइट कोल कहाँ पाया जाता है? नेवेली, तमिलनाडु। मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में इस जगह पर लिख देना, ये भाई नेवेली है ना। केरल में आपको क्या देखने को मिलेगा? केरल में मोनोजाइट थोरियम के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, बॉक्साइट के लिए देखने को मिलेगी। गोवा में आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट पाए जाते हैं। सोलर एनर्जी पे शॉर्ट नोट अगर पूछे तो ध्यान रखना, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है फोटोवोल्टेइक सेल से और इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सनरेज जो होती हैं, सन की जो रेज पड़ती हैं, आपने छतों पे कभी सोलर प्लेट देखी होंगी और इन सोलर प्लेट पे ये सन की रेज पड़ती है और जैसे ही पड़ती है तो उससे बिजली बनती है, उसी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। रेडली अवेलेबल है, आसानी से इसको कहीं से भी अवेलेबल किया जा सकता है। इसको दो तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, एक तो फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से, पीवी सेल्स बोलते हैं उनको, फोटोवोल्टेइक सेल्स, यानी को सोलर पैनल बोलते हैं या सोलर प्लेट बोल देते हैं। दूसरा है सोलर थर्मल। सोलर थर्मल में क्या है? सन की जो गर्मी होती है उससे पानी को गर्म करते हैं और पानी से फिर वाटर वेपर या फिर स्टीम बनाते हैं। स्टीम्स को फिर हम टरबाइन पर डालते हैं और टरबाइन को जनरेटर से जोड़ते हैं और तब बिजली बनती है, वो सोलर थर्मल हो जाएगी। इसके और भी यूज है सोलर थर्मल के ना, ऐसा नहीं सिर्फ यही यूज है। जैसे मान लो सोलर कुकर हो गया है ना, सोलर कुकर ऊपर से ट्रांसपेरेंट रहता है, नीचे ब्लैक रहता है। सन की रेज आएंगी तो नीचे इसको क्या कर देंगे? गर्म, और इसमें आप खाना वाना पका सकते हो। सोलर कुकर में भी यूज होता है, ठीक है। खैर, तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के, ट्रैप का मतलब या टेप करने के दो तरीके हैं। टेप मतलब यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से और दूसरा थर्मल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। थर्मल टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्पिटिटिव है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सोलर एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ होता है? हीटर्स में, क्रॉप डायर्स में, कुकर्स में, यहाँ पे यूज किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा संभावना आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, गुजरात और राजस्थान जिसमें आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है सोलर एनर्जी की। यहाँ पे क्यों संभावना है? नंबर एक, यहाँ पे डेजर्ट है और दूसरा खूब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सन की रेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो मिनरल बेल्ट है, इसके बारे में बताइए। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ जाएगी? हमेशा बिना मैप के याद नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, इधर वाला हिस्सा वेस्ट, ये वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, जिसमें गुजरात राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग द अरावलीज इन द राजस्थान। तो राजस्थान के बीचों बीच में से अरावली माउंटेन जा रहा है और कुछ हिस्से गुजरात के हैं, यहाँ पे मतलब ये बेल्ट एक्सटेंड करती है। इस बेल्ट में आपको कुछ मिनरल्स देखने को मिलेंगे जो संबंधित हैं धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है? जो कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़ प्लेट्यू, वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वही टाइप के मिनरल्स यहाँ पे कुछ देखने को मिलेंगे इस वाली बेल्ट में। कौन सी में? नॉर्थ वेस्ट वाली रीजन बेल्ट में। मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं राजस्थान में? अगर हम बात करें कॉपर और जिंक। राजस्थान और भी किसके लिए फेमस है? बिल्डिंग स्टोन्स के लिए फेमस है। राजस्थान में बहुत कई तरह के बिल्डिंग स्टोन पाए जाते हैं, जैसे सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। जिप्सम और फुलर मटेरियल के डिपॉजिट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ के साथ में सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड है राजस्थान में और इनका रॉ मटेरियल भी यहीं पे मिलता है, जैसे डोलोमाइट और लाइमस्टोन। ध्यान रखना, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए डोलोमाइट, लाइमस्टोन यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में अवेलेबल है। गुजरात में बहुत सारे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और गुजरात राजस्थान दोनों में ही सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, खारे पानी की झीलें, इतना ध्यान रखना। प्लस गुजरात में तो कोस्टल एरिया है तो समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं? एग्जांपल दीजिए। तो ऐसे सोर्सेज जिनको बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं उनको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। दूसरी बात, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, ये एग्जॉस्टिबल है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। दीज सोर्सेज आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग, ये मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनको रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल होते हैं नेचर में, कभी खत्म नहीं होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और आपका साथ के साथ में इनसे जो एनर्जी मिलेगी वो चीपर एनर्जी मिलती है। और न्यूक्लियर एनर्जी भी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। और नॉन कन्वेंशनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोगैस, ये सारी की सारी हो जाएंगी, ठीक है। मैप भी देख लेना, मैप भी ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें। और बस आज के लेक्चर में इतना ही। और अगर आपने अभी तक
चैनल लक्की एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।